आज के शिफ्ट में जो आपके पूछे गए हैं, तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि G20 देशों में जो है ना, जी अक्षर का अर्थ जो आपका पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए G20 देशों में जी अक्षर का जो आपका अर्थ होता है ना, ये आपका ग्रुप यानी समूह होता है। तो ऑप्शन बी ग्रुप आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए G20 का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका ग्रुप ऑफ 20 होता है। और ये जो आपका दुनिया की जो है ना 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं यानी 19 देश और एक आपका यूरोपीय संघ का जो है ना एक आपका अंतर्राष्ट्रीय समूह है, जो कि आपका वैश्विक आर्थिक स्थिरता, इसके अलावा विकासशील देशों की सहायता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर जो है ना ये आपका जो वो चर्चा करता है। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा भी गया था कि 2025 का जो G20 शिखर सम्मेलन है ना, ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो ये 2025 का जो G20 शिखर सम्मेलन है ना, ये दक्षिण अफ्रीका के जो है जोहान्सबर्ग में जो है आपका आयोजित किया गया था। और ये जो आपका आयोजन है ना, ये आपका 22-23 नवंबर 2025 को जो आपका किया गया था। और कौन सा संस्करण रहा था, तो आपका 20वां संस्करण रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि PYKK का जो है ना, ये आपका फुल फॉर्म जो आपका पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि PYKK का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पाइका को जो है ना, ये आपका भारत सरकार का जो है एक कार्यक्रम था, जिसे आपका 2008-9 में जो है ना, ये ग्रामीण युवाओं में जो है खेल को बढ़ावा देने के लिए और बुनियादी खेल सुविधाओं को विकसित करने के लिए जो है ना, इस मतलब कि अभियान को जो आपका शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब कि करेक्शन कर लीजिएगा। पूछा ये गया था ना कि बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जापट 2025 जो है ना, भारत किसके बीच जो आपका आयोजित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका जापट जो आपका मतलब कि एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। और ये जो आपका जापट है ना, ये आपका मुख्य रूप से जो है रूस और बेलारूस के मध्य जो है ना, ये आपका एक आयोजित एक आपका संयुक्त रणनीतिक सैन्य अभ्यास था। और इसमें जो है ना भारत, चीन, कजाकिस्तान सहित कई अन्य देश भी जो है ना इसमें जो आपका भाग लिए थे। तो भारत के साथ आपका पूछा गया था, तो रूस ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो रूस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका जापट जो मतलब कि आपका जो ये बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है ना, ये कब से कब तक आयोजित किया गया था, अगर ये पूछा जाए तो आपका 10 से 16 सितंबर 2025 तक जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। और इस दल में जो है ना ये आपका 57 सैनिक भारतीय थल सेना जो ये आपके शामिल हुए थे। तो इसके अलावा 7 वायुसेना और 1 नौसेना जो है ना ये आपके शामिल थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि 7 मई 2025 को जो है ना 244 जिलों में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल, जिसका नाम आपका ऑपरेशन अभ्यास था, ये जो आपका किसके द्वारा जो है ना ये आपका समन्वित किया गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि 2025 की भारत के नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल, जिसका कोड जो नेम था ना ये आपका ऑपरेशन अभ्यास था। और ये आपका मुख्य रूप से जो है ना केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जो है आपका आयोजित किया गया था। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA के द्वारा जो है ना ये आपका समन्वित किया गया था। तो समन्वित किया गया था, ये पूछा गया था। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसका उद्देश्य अगर पूछा जाए तो आपका आतंकवादी हमले और प्राकृतिक आपदाओं जैसी आपात स्थितियों के लिए जो है ना ये आपका नागरिक सुरक्षा और तैयारी का परीक्षण करना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से किस तत्व की जो है ना परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर जो है ना ये आपका 11 होता है। तो ये परमाणु संख्या जो होता है ना 11, ये आपका सोडियम तत्व का होता है। तो ऑप्शन बी सोडियम आपका करेक्ट आंसर होगा। सोडियम का अगर आपसे सिंबल पूछा जाए तो आपका Na होता है। अब देखिए आपका एटॉमिक नंबर से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप 1 से 30 तक जो है ना एटॉमिक नंबर जो वो एक बार जरूर देख लीजिए। जैसे कि आपका पहला जो एटॉमिक नंबर होता है आपका हाइड्रोजन का होता है, दूसरा आपका हीलियम का, तीसरा आपका लिथियम का, फिर आपका बेरिलियम, फिर आपका 5 जो होता है आपका बोरोन का होता है, 6 आपका कार्बन का, 7 आपका नाइट्रोजन का, 8 जो होता है आपका ऑक्सीजन का होता है, 9 आपका फ्लोरीन होता है। आप इसका साथ में सिंबल भी देखते चलिएगा। 10 जो होता है आपका नियॉन का होता है, 11 आपका सोडियम जो कि आपका पूछा गया था, 12 आपका मैग्नीशियम का होता है, 13 आपका एल्यूमिनियम का होता है, 14 आपका ये सिलिकॉन का होता है, इसके अलावा 15 आपका फॉस्फोरस का होता है, 16 आपका जो वो सल्फर का होता है, 17 आपका क्लोरीन का होता है, 18 आर्गन का होता है, 19 आपका जो है पोटेशियम का होता है, 20 आपका कैल्शियम का होता है, 21 जो परमाणु क्रमांक है ना ये आपका स्कैंडियम का होता है, 22 टाइटेनियम का होता है, 23 आपका वेनेडियम का होता है, 24 आपका क्रोमियम का होता है, 25 मैंगनीज का होता है, 26 जो है नहीं आपका आयरन का होता है, 27 कोबाल्ट का होता है, 28 आपका निकल का होता है, 29 जो ये आपका कॉपर यानी तांबा का होता है, और 30 जो है ना ये आपका जिंक का होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। अब ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2025 का जो पुरस्कार है ना ये किसे दिया गया है। तो ये 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये आपके स्वीडन के जो है पॉल वाल्टर मोंडो डुप्लांटिस को जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी मोंडो डुप्लांटिस आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए लॉरियस अवार्ड से जो है ना ये 7वीं बार जो है यहाँ से आपका प्रश्न जो वो रिपीट हुआ है। तो जिनका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम में आप देख लीजिएगा, जैसे कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का जो विजेता है ना ये आपके मोंडो डुप्लांटिस रहे हैं। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार अगर पूछा जाए तो आपका सिमोन बाइल्स को जो वो दिया गया है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये आपका रियल मैड्रिड को दिया गया है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपका लामिन यमाल को दिया गया है। कमबैक ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये आपका रेबिका अंद्रांडे को जो आपका दिया गया है। स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो पुरस्कार है ना ये आपके जियांग इजुआन को दिया गया है। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपका टॉम पिटकॉक को दिया गया है। स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड जो है ना आपका किक फॉर लाइफ को आपका दिया गया है। स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड ये आपका राफेल नडाल को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो अवार्ड है ना ये कैली स्लेटर को जो आपका दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ था कि हाल ही में भारत के केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड यानी सीपीसीबी द्वारा जो है ना नई जो आपका ब्लू कैटेगरी बनाए जाने के कारण जो आपका चर्चा में रहा है ना ब्लू वाशिंग, ये जो आपका किससे संबंधित है ये आपका पूछा गया था। यानी ब्लू वाशिंग जो आपका किससे संबंधित है ये पूछा गया था। तो देखिए ब्लू श्रेणी के लिए जो आपका ये आपका है ना ये आपका ईएस गतिविधियों के एक उपसमूह के भाग के रूप में जो है ये आपका पेश किया गया है। जैसे कि आपका खाद बनाना हो गया या इसके अलावा सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। तो ये मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या होगा ना कि जो आपका ब्लू वाशिंग जो है ना आपका किससे संबंधित है। तो ये आपका प्रदूषणकारी उद्योगों को जो है ना कम प्रदूषणकारी या फिर स्वच्छ उद्योग के लेवल के अंतर्गत जो है ना ये आपका वर्गीकृत करके उन्हें पर्यावरण के अनुकूल दिखाने की प्रथा से जो है ना ये आपका जो वो आपका संबंधित है। तो ऑप्शन में आपका एक प्रदूषणकारी उद्योग आपका दिया गया था, तो प्रदूषणकारी उद्योग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वेग समय ग्राफ में जो है ना जो आपका एरिया यानी क्षेत्रफल जो होता है ना ये आपका क्या दर्शाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ और समय कक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल होता है ना ये आपका वस्तु के विस्थापन को दर्शाता है, यानी आपका जो डिस्प्लेसमेंट को जो वो दर्शाता है। और यदि आपका वेग जो है ना ये आपका पॉजिटिव यानी धनात्मक है तो विस्थापन भी जो आपका धनात्मक होता है। और यदि आपका वेग ऋणात्मक होगा ना यानी निगेटिव होगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी जो होगा ना ये आपका निगेटिव ही होगा। तो ये आपका मतलब कि वेग समय ग्राफ जो आपका क्षेत्रफल होता है ना उसमें आपका एरिया जो आपका क्या दर्शाता है तो आपका विस्थापन को जो आपका दर्शाता है। तो ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। जब आपसे स्पीड टाइम ग्राफ में क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका स्पीड टाइम ग्राफ में क्षेत्रफल जो है ना ये आपका डिस्टेंस यानी दूरी को आपका दर्शाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहता है कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इज एन ऑक्सीजन एटम, यानी ऑक्सीजन के परमाणु में जो है ना ये आपका कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखिए मैं आपको पहले भी बताते आ रहा हूँ कि न्यूट्रॉन आपको कैसे निकाला जाता है। तो आपका जो द्रव्यमान संख्या होता है ना और इसमें आपका परमाणु संख्या को जो है आपका माइनस जो वो कर दिया जाता है। तो देखिए आपका जो द्रव्यमान संख्या होता है ऑक्सीजन का ये कितना होता है तो आपका 16 होता है। और 16 और एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर ये आपका 8 होता है। तो 16 माइनस 8 करोगे तो कितना आएगा, तो हमारा 8 जो आपका निकल कर आएगा। यानी ऑक्सीजन के परमाणु में आपके 8 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन बी 8 न्यूट्रॉन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की अभिक्रिया से जो है ना ये आपका सोडियम क्लोराइड और जल जो ये आपका बनता है। और ये जो आपका कौन सी अभिक्रिया है ना ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका एक अम्ल क्षार उदासीकरण अभिक्रिया है जिसमें आपका जो HCl है आपका अम्ल है और NaOH जो है ना ये आपका एक बेस यानी क्षार है और आपस में अभिक्रिया करके जो आपका लवण यानी NaCl और वाटर जो आपका बनाते हैं। और इस रासायनिक समीकरण को भी जो आप देख सकते हैं यानी केमिकल इक्वेशन को भी आप देख सकते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है आपका NaCl और H2O बन रहा है। यानी आपका जो है क्या बन रहा है, तो आपका एक तो लवण बन रहा है और एक आपका जो वो जल बन रहा है। और ऐसी अभिक्रिया को जो है ना ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो आपका कहा जाता है, क्योंकि अम्ल और क्षार जो है ना एक दूसरे के गुणों को जो है ये आपका न्यूट्रलाइज यानी निष्क्रिय जो आपका कर देते हैं। हालांकि बच्चे ने बताया कि ऑप्शन इस प्रकार से नहीं दिया गया था, मतलब कि उन्होंने बताया ना, मैं इनका नाम भी आपको बता देता हूँ। हाँ, नीतीश कुमार मेघानी ने बताया था कि इसमें सर साबुनीकरण या फिर सेपोनिफिकेशन जो आपका दिया गया था, इस प्रकार से ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब ये आपका अभिक्रिया जो है वसा या तेल के साथ होता है ना तो इसे आपका जो है सेपोनिफिकेशन यानी साबुनीकरण जो आपका कहा जाता है, जिसे आपका साबुन और जो आपका ग्लिसरॉल जो है ना ये आपका बनता है। तो अगर आपसे वसा या तेल के बारे में अगर पूछा गया होगा ना तब आपका सेपोनिफिकेशन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि यदि वायु में ध्वनि की जो चाल है ना ये 346 मीटर पर सेकंड है तो जल में ध्वनि की जो चाल में है ना ये क्या परिवर्तन होगा। जहाँ पे इस प्रकार के हूबहू आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ध्वनि की चाल जो है ना ये माध्यम के गुणों पर आपका निर्भर करता है। और जल में कण वायु की तुलना में जो है ना ये आपके अधिक सघन और पास होते हैं, जिससे आपका ध्वनि तरंगी जो होती है ना ये आपका तेजी से जो वो संचारित होती है। और वायु में ध्वनि की जो चाल है ना ये आपका दिया गया 346 मीटर पर सेकंड। और जल में ध्वनि की जो चाल होता है ना ये आपका लगभग 1500 मीटर पर सेकंड होता है। हालांकि आपका 1480 ही शायद कुछ होता है, लेकिन लगभग यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ 1500 मीटर पर सेकंड जो है ये आपका लगभग जो है आपका दर्शाता है कि जल में आपका ध्वनि की जो चाल है ना ये वायु की तुलना में जो है ये आपका 4.28 गुना जो है आपका अधिक होता है। इसलिए आपका जब मतलब ध्वनि की चाल में जल में जाती है ना, यानी आपका जब ध्वनि वायु से जल में जाता है ना तो उसकी जो चाल होता है ये आपका काफ़ी जो है आपका बढ़ जाता है। तो यही क्वेश्चन में आपका पूछा गया था कि ध्वनि की चाल जो है ना जब आपका जल में ध्वनि की चाल में आपका क्या परिवर्तन होता है तो आपका काफ़ी अधिक जो है ना ये आपका बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि निम्नलिखित में से किसमें आंतरिक अणु आकर्षण बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है ना ये सबसे अधिक होता है। जहाँ पे हूबहू जो है ना ये आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो जैसा कि आपको पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है ना ये आपका सॉलिड यानी ठोस में आपका सबसे ज़्यादा होता है। और लोहे की छड़ जो है आपका मतलब कि लोहे की जो छड़ है ना ये आपका ठोस अवस्था में होती है और इसमें आपका कण जो है ना बहुत आसपास होते हैं और उनके बीच जो आकर्षण बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है ना ये आपका सबसे अधिक होता है। तो लोहे की छड़ ऑप्शन आपका दिया गया था। तो ऑप्शन ए आयरन रॉड आपका करेक्ट आंसर होगा। और सबसे कम अगर पूछा जाए कि
इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है ये किस में होता है, तो आपका गैस में होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि मेंडल ने आनुवंशिकता के अपने प्रयोग में जो है ना मटर के पौधे का उपयोग किया, जहाँ पे स्मॉल टी जो है ना ये आपका अवस्था में आपका रिसेसिव यानी अप्रभावी लक्षण जो है आपका क्यों दिखाई देता है, यानी स्मॉल टी की जो अवस्था है ना ये आपका मतलब कि अप्रभावी जो ये आपका क्यों दिखाई दे रहा था, इसका कारण जो आपका पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो है वो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मेंडलीव ने आनुवंशिकता के जो है ना अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का उपयोग किया था, जहाँ पर जो आपका स्मॉल टी जो है ना ये आपका अप्रभावी यानी रिसेसिव लक्षण जो है ना इसलिए आपके दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इन पौधे में जो है ना ये आपका डोमिनेंट यानी प्रभावी लक्षण को दबाने के लिए जो है कोई भी प्रभावी एलील आपका जो वो मौजूद नहीं था। इसके अलावा अगर कैपिटल टी के बारे में पूछा जाए तो प्रभावी लक्षण जो आपका दिखाई देता था। इसके अलावा कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है ना ये आपका प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी जो है आपका दब जाता है। लेकिन आपसे यहाँ पर दोनों ही स्मॉल टी के बारे में पूछा गया था, तो ये आपका क्या है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन जो होगा ना कि आपका क्योंकि अप्रभावी लक्षण को दबाने के लिए जो है ना कोई प्रभावी एलील जो है आपका उपस्थित नहीं होता है, तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स आता है कि इसरो ने 2 नवंबर 2025 को जो है ना अपने सबसे भारी संचार उपग्रह जिसका नाम आप क्या कहते हो आपका CMS-03 है, इसको जो है ना कहाँ से जो आपका लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं कि 2 नवंबर से भी आपका करंट अफेयर जो वो मतलब कि नवंबर से भी आपका करंट अफेयर जो वो पूछा जा रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि CMS-03 जिसे आपका GSAT-7R सैटेलाइट भी कहा जाता है, और ये जो आपका इसरो ने जो है ना श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है ना ये आपका किस रॉकेट से आपका लॉन्च किया गया है इसको, तो ये आपका LBM-3M5 रॉकेट के द्वारा जो है ना ये आपका लॉन्च किया गया है, जो कि भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है। और खास तौर पर जो है ना ये भारतीय नौसेना की संचार क्षमता बढ़ाने के लिए जो है इस उपग्रह को जो आपका डिजाइन किया गया है। और इस उपग्रह की अगर विशेषता की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ये जो आपका भारत से जो है ना जियो सिंक्रोनमस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में जो आपका लॉन्च होने वाला जो है ना अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है, और इसका जो लगभग है ना ये कितना है, तो आपका 4410 किलोग्राम है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो आपका श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है ना ये आपका लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि मेंडल ने मटर के पौधे पर किए गए अपने आनुवंशिक प्रयोग में जो है ना निम्नलिखित में से किस लक्षण को जो है ना ये आपका डिसाइड यानी चयनित जो आपका नहीं किया था। तो देखिए जिनका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है ना, आप मेंडल के मटर के पौधे वाला जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको आप जरूर देख कर जाइएगा। यहाँ से हर शिफ्ट में आपका प्रश्न बन रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में जो है ना मटर के पौधे की 7 स्पष्ट और विपरीत लक्षणों को जो है ना आपका चुना था। और इसमें आपका कौन कौन शामिल था, तो देखिए आपका बीजों की आकृति जो है वो शामिल थी, बीजों का रंग शामिल था, फूलों का रंग शामिल था, फूलों की स्थिति शामिल थी, फूलों का आकार शामिल था, इसके अलावा मतलब कि फली का रंग शामिल था, और पौधे की ऊंचाई शामिल था। लेकिन एक ऑप्शन आपका दिया गया था लीफ शेप यानी पत्तियों के आकार को जो है ना मेंडल ने अपने प्रयोगों में जो आपका शामिल नहीं किया था, क्योंकि ये जो आपका लक्षण जो है ना स्पष्ट रूप से जो है ये विपरीत रूपों में आसानी से जो आपका विभाजित नहीं होता था। तो इसमें आपका पूछा गया था किसको शामिल नहीं किया था, तो आपका लीफ शेप यानी पत्तियों के आकार को जो है ना ये आपका शामिल यानी चयन जो आपका नहीं किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रखिए यदि दोनों द्रव्यमान M1 और M2 जो है ना ये आपका आधा कर दिए जाए और उनके बीच की दूरी या फिर त्रिज्या को जो है ना ये भी आपका आधा कर दिया जाए, तो आपका आकर्षण बल जो है ना यानी अट्रैक्शन फोर्स जो है ये आपका इसमें क्या परिवर्तन होगा, जहाँ पे हूबहू जो है ना आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूँ कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। F इक्वल टू क्या होता है, तो ये आपका G M1 × M2/r² जो होता है ना ये आपका न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का होता है, जिसमें आपका दोनों द्रव्यमान को अगर आधा कर दिया जाना तो आपका आधा करोगे तो क्या होगा, तो 1/4 आ जाएगा। वहीं आपका रेडियस को भी अगर आपका आधा कर दिया जाए तो r²/4 जो आपका निकल कर आएगा, और f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका क्या होगा, तो 1/4 आपका कट जाएगा। ठीक है, जब आप r²/4 करोगे तो 1/4 कट जाएगा ना। फिर आपका जो f न्यू आएगा ना वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल f फोल्ड मतलब ओल्ड आएगा। तो यानी आपका जो है ना आकर्षण बल में जो है आपका कोई भी परिवर्तन नहीं रहेगा यानी अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन डी रिमेन्स अनचेंज्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ है कि निम्नलिखित में से इथेनॉल के बारे में जो है ना कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया है, जहाँ पे हूबहू जो आपके 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए थे। तो एक ऑप्शन में आपका दिया गया था ना कि ये जल के साथ आसानी से मिश्रित हो जाता है और इसे पीने की शराब के रूप में भी जो है ना ये आपका उपयोग किया जाता है। तो ये वाला जो कथन था ना एथेनॉल के बारे में ये आपका सही कथन जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है ना निश्चित रूप से जो है आपका क्या होना चाहिए, जहाँ पे हूबहू जो है आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ ना तो ये कार्बनिक यौगिक की जो है सबसे मौलिक जो पहचान है ना कि उनमें आपका कार्बन जो है आपका अवश्य होता है, और अन्य तत्व जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर, फास्फोरस, हेलोजन भी आपका हो सकते हैं, लेकिन ये आपका नहीं भी हो सकते। ये आपका मतलब कि उतना जरूरी नहीं है, लेकिन कार्बन का होना ये आपका जो वो आवश्यक माना जाता है। और कार्बन के बिना कोई यौगिक जो है ना ये आपका कार्बनिक जो है आपका नहीं कहलाता है। यानी आपका कार्बनिक यौगिक में निश्चित रूप से आपका क्या होना चाहिए, तो कम से कम जो है ना एक कार्बन परमाणु जो है ये आपका अवश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर रिपीटेड प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में भी जो आपका ये प्रश्न पूछा गया था, यदि एक कुली जो है ना अपनी समान सिर पर रखकर क्षैतिज दिशा यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो उसके द्वारा किया गया जो कार्य है ना, ये आपका क्या होगा, यानी वर्क जो होगा ना, ये आपका क्या होगा। तो ये मैं आपको वर्क का फॉर्मूला पहले भी बता चुका हूँ, क्या होता है, F इक्वल टू जो है ना F इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है, जहाँ पर आपका जो है मतलब कि बल ऊपर की ओर लगता है तो सामान का भार संभालने के लिए, और डिस्प्लेसमेंट जो है ना ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी क्षैतिज दिशा में होता है। तो बल और विस्थापन के बीच का जो कोण होता है आपका थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, आपका जीरो होता है। यानी जब आपका मतलब कि एंगल ही आपका जीरो हो गया, यानी कोण ही आपका जीरो हो गया, तो वर्क भी आपका क्या होगा, तो आपका जीरो होगा। हालांकि आपका भौतिक में ही आपका मतलब कि कुली जो आपका थक जाता है, लेकिन भौतिकी के अनुसार जो है ना ये आपका यांत्रिक कार्य जो है ये आपका शून्य जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन सी जीरो वर्क आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि सिंचाई का वह कौन सा साधन है जिसमें जमीन के अंदर जो है ना पाइप डालकर जो है जल जो है आपका बाहर निकाला जाता है, जहाँ पे हूबहू जो है ना आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो एक ऑप्शन में आपका ट्यूबवेल यानी नलकूप जो आपका दिया गया था। तो देखिए नलकूप जो है ना सिंचाई का वह साधन है जिसमें आपका ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल को जो है ना निकालने के लिए लोहे या फिर पीवीसी के पाइप जमीन के अंदर जो है ना ये आपका गहराई तक जो है आपके डाले जाते हैं, और इसके बाद पंप की सहायता से जो है ना जल के खेतों तक जो आपका पहुंचाया जाता है। तो ऑप्शन में आपका ट्यूबवेल यानी नलकूप आपका दिया गया था। तो ऑप्शन डी नलकूप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि इन विच सेल ऑर्गेनल ऑफ प्लांट्स आर ऑयल स्टार्च एंड प्रोटीन्स स्टोर्ड, यानी तेल स्टार्च और प्रोटीन का जो संचय है ना यानी स्टोरेज जो है पौधे की कोशिका के किस अंगक में होता है, जहाँ पे इस प्रकार के हूबहू आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए एक ऑप्शन में जो है ना आपका ल्यूकोप्लास्ट जो आपका दिया गया था। तो देखिए ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ना आपका रंगहीन प्लास्टिड होता है, और इसका जो मुख्य कार्य है ना ये भोजन का स्टोर करना यानी भोजन का जो आपका संचय करना होता है। इसलिए आपका तेल स्टार्च और प्रोटीन तीनों ही का जो संचय है ना ये आपका ल्यूकोप्लास्ट में होता है। तो ऑप्शन बी ल्यूकोप्लास्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि जब 10 kg की जो है ना किसी वस्तु पर आपका बैलेंस्ड फोर्स यानी संतुलित बल कार्य कर रहा है, तो उस पर वस्तु का जो एक्सेलरेशन है ना यानी त्वरण जो है आपका क्या होगा, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स यानी संतुलित बल होता क्या है। तो ये संतुलित बल का अर्थ ये होता है ना कि वस्तु पर लगने वाले कुल बलों का जो परिणाम है ना यानी नेट फोर्स जो है ये आपका शून्य होता है। और न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है न्यूटन का दूसरा नियम, तो आपका F इक्वल टू जो है ना ये आपका ma होता है। और यदि आपका F जीरो है तो आपका जब F ही जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक्सेलरेशन भी आपका जो वो मतलब कि जीरो हो जाएगा, यानी वस्तु की चाल में जो है ना ये आपका कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, गतिमान है तो समान वेग में जो आपका चलता रहेगा। और वस्तु का द्रव्यमान अगर 10 kg होने पर भी जो है ना ये आपका उत्तर जो है आपका नहीं बदलता है, यानी आपका मतलब कि जो एक्सेलरेशन होगा ये आपका क्या होगा, तो आपका शून्य होगा। तो ऑप्शन सी शून्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मांस यानी मीट के उत्पादन के लिए जो है ना निम्नलिखित में से किस प्रकार के पक्षी का पालन या फिर संरक्षण जो है ना ये आपका किया जाता है, जहाँ पे हूबहू जो है आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक ऑप्शन में जो है ना आपका ब्रॉयलर जो आपका दिया गया था। तो देखिए ब्रॉयलर जो है ना ये आपका मुर्गियों की वह नस्ल या फिर श्रेणी है जिसे आपका तेजी से जो आपका बढ़ने और अधिक मांस उत्पादन के लिए जो है ना ये आपका पाला जाता है। तो ऑप्शन सी ब्रॉयलर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मध्य जो है ना मुख्य अंतर जो है ये किसके कारण होता है, जहाँ पे हूबहू जो आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर जो है ना ये आपका राइबोसोम जो है आपका जुड़ा होता है, जिस कारण इसकी जो सतह होती है ना ये आपका खुरदरी जो है आपका दिखाई देती है। और यही जो राइबोसोम होता है ना ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य भी जो है आपका करता है। इसके अलावा इसके विपरीत अगर बात कर ले तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो है ना ये आपका राइबोसोम नहीं होता है, इसलिए आपका चिकना दिखाई देता है। और ये जो आपका लिपिड संश्लेषण और आपका डिटॉक्सिफिकेशन यानी विषहरण आदि कार्य भी जो है ना ये आपका करता है। यानी आपका मतलब इसमें जो बीच का जो मुख्य अंतर है ना ये आपका राइबोसोम की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति के कारण होता है। तो राइबोसोम ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी राइबोसोम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि कौन सा भारतीय नौसेना जहाज जो है ना आपका 5वें संस्करण की जो आपका जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम आपका क्या है, तो आपका लेप प्रोज है, इसमें जो आपका भाग जो वो आपका ले रहा है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए लेप प्रोज की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, और ये जो आपका मतलब कि अभ्यास है ना ये आपका फ्रांस के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें आपका भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा जापान, क्वाड देश और अन्य हिंद प्रशांत देशों जैसे कि आपका इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर, ब्रिटेन, कनाडा, इन सभी देशों की जो नौसेना है ना ये आपका भाग लेती है। और लॉ पेरोश का जो आपका मतलब कि उद्देश्य है ना ये समुद्री शिक्षा और अंतर संचालन को जो आपका बढ़ाना है। और 2025 में आपका ये 5वां संस्करण रहा था, जो कि आपका 16 से 24 जनवरी तक जो है ना ये आपका हिंद प्रशांत क्षेत्र के जो है मलक्का और सुंडा और लोम्बेक जलडमरू मध्य में जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। और इस लॉ पेरोश से जो बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है ना इसमें भारतीय नौसेना के जो है ना INS मुंबई ने जो आपका हिस्सा लिया था। तो INS मुंबई आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी INS मुंबई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि स्ट्रिएटेड मसल यानी रेखित पेशी के बारे
में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है। जहाँ पे एक कथन आपका दिया गया था बेलनाकार नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता ये आपका दिया गया था। इसके अलावा इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि रेखित पेशियां जो है ना ये आपका वे पेशियां होती है जिन पर मानव का जो है ना ये आपका स्वैच्छिक नियंत्रण जो है आपका होता है, और इनका जो उपयोग है ना ये आपका चलने फिरने, उठाने, लिखने जैसी इच्छानुसार होने वाली क्रियाओं में जो है ना इस मतलब कि इनका उपयोग जो आपका किया जाता है। यानी रेखित पेशी के बारे में आपका जो कथन सही दिया गया था ना कि ऐच्छिक क्रियाओं को जो आपका नियंत्रित करती है, ये आपका सही कथन दिया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ कि जब कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस के सामने रखी हुई वस्तु पर आने वाली किरण जो है ना ये आपका मुख्य अक्ष के समानांतर यानी पैरेलल होता है ना, तो प्रतिबिंब के बारे में आपका कौन सा कथन जो है ना यानी क्या जो है आपका सही होता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि उत्तल लेंस की विशेषता आपका ये होता है ना कि जब उस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें पड़ती है ना, तो वे जो आपका लेंस से गुजरने के बाद जो है ना ये आपका फोकस पर जाकर जो है एक बिंदु पर जो आपका मिल जाता है, और इसी कारण उत्तर लेंस को जो है ना मतलब कि उत्तल लेंस को जो है ये आपका कन्वर्जिंग लेंस यानी अभिसारी लेंस जो आपका कहा जाता है। यानी इसका जो आपका प्रतिबिंब के बारे में आपका क्या सही बताता है, तो किरण आपका फोकस ऐप पर जो है ना एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है, इसलिए आपका इसे अभिसारी लेंस जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि जब उत्तल लेंस को यानी कन्वेक्स लेंस के सामने जो है ना कोई वस्तु को फोकस यानी ऐप पर रखी जाती है, तो अपवर्तन के बाद जो किरणें है ना ये कैसी निकलती है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यदि वस्तु फोकस आपका एफ पर रखा जाता है ना आपका कन्वेक्स लेंस में, तो अपवर्तन के बाद प्रकाश किरणें जो है ना ये आपका मुख्य अक्ष के समानांतर जो आपका निकलती है, और इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है ना ये आपका इन्फिनिटी यानी अनंत पर जो आपका बनता है। यानी आपका जो अपवर्तन के बाद किरणें जो है आपका कैसे निकलेगी, तो आपका मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी यानी आपका पैरेलल निकलेगी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ कि यदि समान लंबाई के 2 तारों में जो है ना समान विद्युत धारा यानी सेम करंट प्रवाहित किया जाए और दोनों के प्रतिरोध जो है ना आपका अलग अलग सेट हो, तो अधिक प्रतिरोध वाले तार में जो है ना ये आपका क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि जूल के ऊष्मा का नियम आपने पढ़ाई होगा, H इक्वल टू क्या होता है, तो आपका I² RT जो है ना ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपका ये होता है, जहाँ पे I आपका करंट होता है, R आपका जो है मतलब कि प्रतिरोध होता है, और ये आपका R जो है आपका अलग अलग है, T आपका जो वो समय यानी सेम जो है आपका माना गया है, तो H जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। इसलिए जिस तार का प्रतिरोध अधिक होगा ना उसमें आपका उतना ऊष्मा भी जो है ना ये आपका अधिक होगा। अगर आपका मतलब कि प्रतिरोध कम होगा तो जो उत्पन्न ऊष्मा भी है ना ये आपका कम होगा। तो यहाँ पर आपका जो पूछा गया था कि अधिक प्रतिरोध वाले तार में आपका क्या होगा, तो अधिक ऊष्मा जो है आपका उत्पन्न होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि समान पदार्थ यानी सेम मटेरियल से बने 2 तारों में जो है ना किस तार का जो प्रतिरोध है ये आपका सबसे कम होगा। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस का आपका फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रो L बाई A होता है। जहाँ पर आपका रो हो गया रेजिस्टिविटी, L आपका लेंथ हो गया, A आपका क्रॉस सेक्शन हो गया। जब आपका सेम मटेरियल से बने 2 तारों में जो है ना तार का प्रतिरोध आपका सबसे कम होगा, तो आपका क्या होगा, तो आपका छोटा और मोटा तार होगा। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस विभेदित जीव में जो है ना अपने शरीर भाग से नए जीव का निर्माण करने की क्षमता होती है। जहाँ पे आपका सौर पुनर्जनन के द्वारा आपका शायद पूछा गया होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्लेनेरिया और हाइड्रा जो है ना एक आपका विभेदित बहुकोषीय जीव है, जिनमें आपका रीजनरेशन यानी पुनर्जनन की जो अत्यधिक क्षमता जो है ना ये आपका देखने को मिलता है, और इसके शरीर का प्रत्येक टुकड़ा जो है ना विकसित होकर पूरा नया जीव जो है आपका बना सकता है। तो हाइड्रा और प्लेनेरिया में से जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऑकर, यानी निम्नलिखित में से पूर्ण रूप से जो है ना विभेदीकरण यानी कंप्लीट जो डिफरेंशिएशन है ना ये किस प्रक्रिया में होता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि जो कंप्लीट डिफरेंशिएशन यानी पूर्ण रूप से विभेदीकरण की जो प्रक्रिया है ना ये आपका सेल डिफरेंशिएशन यानी कोशिका विभेदन में होता है। तो कोशिका विभेदन अगर ऑप्शन में दिया गया होगा तो कोशिका विभेदन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले। जब भी आपका एग्जाम होता है ना तो इसी प्रकार से अपने क्वेश्चन जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिए, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि एग्जाम के एक दिन बाद जो है ना जैसे आपका 9 तारीख को एग्जाम है तो फिर मैं आपको 10 को रात में जो है ना सारा पीडीएफ जो वो अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम पे ये मैसेज मत कीजिए सर पीडीएफ दे दीजिए, तो मैं आपको खुद ही दे दूंगा, क्योंकि काम के टाइम में थोड़ा सा मैसेज नहीं देख पाता हूँ। अभी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो कि सुबह से लेकर मतलब कि रात तक लगे रहना पड़ता है। कल ही देखा होगा आपने, मैंने 12:30 में वीडियो अपलोड किया है। तो एक पर मतलब कि जिस भी दिन एग्जाम होता है ना तो फिर मुझे चैन से खाने का भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो थोड़ा सा आप समझिए, दूसरे के मतलब कि दूसरे की थिंकिंग से भी सोचिए, अपने लिए खुद मत सोचिए, ठीक है। तो आपका एग्जाम होता है तो तुरंत आप टेलीग्राम पे क्वेश्चन जरूर भेजा कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।